क्रिमिनल लॉ में ना जलने से जुड़े मामले सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा दांव पर लगे होते हैं। यहाँ किसी की आजादी और कभी-कभी तो जिंदगी का सवाल होता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे डिफेंस, साइंस और कानून का इस्तेमाल करके एक बेहद मजबूत दिखने वाले केस की हवा निकाल सकता है। देखिए, जब कोई जलने की वजह से घायल होता है या मर जाता है तो बात सिर्फ एक हादसे तक नहीं रहती। अक्सर इल्जाम लगते हैं, दहेज के लिए हत्या, मर्डर या फिर किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर करना। ये बहुत संगीन आरोप हैं और इन मामलों में सबूत की हर छोटी से छोटी कड़ी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इन सारे कहानियों, सारे आरोपों के बीच एक गवाही ऐसी होती है जिसे लगभग सच मान लिया जाता है। एक ऐसी आवाज जो प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की बुनियाद बन जाती है। जी हाँ, वो आवाज है डॉक्टर की, उनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनका ओपिनियन। पर सवाल यह है कि क्या मेडिकल सबूत को बस आंख बंद करके मान लेना चाहिए, या फिर क्या विज्ञान के इस पर्दे के पीछे भी कोई और कहानी छिपी हो सकती है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। प्रोसिक्यूशन का पूरा केस अक्सर मेडिकल सबूत पर खड़ा होता है। कितने % जला है, जलने की वजह क्या बताई गई है, इसे केस का सबसे मजबूत पिलर माना जाता है। लेकिन एक अच्छा डिफेंस जानता है कि सबसे मजबूत पिलर में भी दरारें ढूंढी जा सकती हैं। हमारी पहली स्ट्रैटेजी वो इन नंबर्स की दुनिया में ही छिपी है। जलने का प्रतिशत मतलब बर्न परसेंटेज सुनने में कितना ऑब्जेक्टिव फैक्ट लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना सीधा साधा है? डिफेंस का सबसे पहला काम इसी फैक्ट पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाना है। तो डॉक्टर ये प्रतिशत निकालते कैसे हैं? वो कुछ मेथड यूज करते हैं, जैसे रूल ऑफ 9 या लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। पर मजे की बात यह है कि ये मेथड हमेशा 100% एक जैसा रिजल्ट नहीं देते। एक ही मरीज के लिए अलग अलग डॉक्टर थोड़ा अलग परसेंटेज बता सकते हैं, और बस यही डिफेंस के लिए एक दरवाजा खुल जाता है। सोचिए, कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये कितना पावरफुल सवाल है। अगर एक डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है 60% जला है और दूसरे की 70, तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये मेडिकल ओपिनियन में सीधा सीधा एक मतभेद है। ये दिखाता है कि ये प्रतिशत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। और ये सिर्फ कोई हवाई तर्क नहीं है, ये कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने कांसा बेहरा केस में साफ साफ कहा था कि अगर मेडिकल राय में ही कंफ्यूजन है तो शक का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। ये एक ही लाइन बता देती है कि उन नंबर्स पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। अच्छा, नंबर से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हमारी दूसरी चाबी की तरफ। अब हम उन सबूतों पर फोकस करेंगे जो क्राइम सीन पर सबके सामने होते हैं, लेकिन उन्हें या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर उनका मतलब ही गलत निकाल लिया जाता है। ये दावा प्रोसिक्यूशन की तरफ से लगभग हर ऐसे केस में सुनने को मिलता है। पुलिस को, डॉक्टर को लाश से केरोसिन की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। सुनने में ये कितना पक्का सबूत लगता है ना? लेकिन क्या ये साइंटिफिकली भी उतना ही पक्का है? यहाँ समझने वाली बात यह है कि गंध एक सब्जेक्टिव चीज है। मतलब ये किसी के पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करती है और हवा में उड़ भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL की रिपोर्ट एक ऑब्जेक्टिव सबूत है। वो केमिकल एनालिसिस करके बताती है कि केरोसिन था या नहीं। वो ओपिनियन नहीं, फैक्ट देती है। और एक बार फिर इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है। सुरेंद्र कुमार केस में कोर्ट ने कहा कि अगर FSL रिपोर्ट से साबित नहीं होता तो सिर्फ गंध के आधार पर किसी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो मतलब साफ है, अगर FSL रिपोर्ट नहीं तो गंध का तर्क बहुत कमजोर है। अब इसी सेक्शन में एक और एंगल देखते हैं। प्रोसिक्यूशन अक्सर एक कहानी बनाता है कि विक्टिम आग में जिंदा था, होश में था और चीख चिल्ला रहा था। ये एक बहुत ही इमोशनल तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहाँ साइंस एक बहुत ही बेसिक सवाल खड़ा करता है। अगर कोई इंसान आग और धुएं के बीच जिंदा है और सांस ले रहा है, तो उसके फेफड़ों में, सांस की नली में कालिख के कण यानी सूट पार्टिकल्स जरूर मिलेंगे। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कालिख का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। गुरचरण सिंह के केस में ऐसे ही सबूत ने पूरा खेल पलट दिया था। कालिख का ना होना ये इशारा कर सकता है कि या तो मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी या फिर वो इंसान बेहोश था। दोनों ही सूरतों में प्रोसिक्यूशन की कहानी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। अब आते हैं केस के सबसे इमोशनल और शायद सबसे पावरफुल सबूत पर, डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरने से ठीक पहले दिया गया बयान।
माना जाता है कि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता, लेकिन क्या उसका बयान हमेशा साइंटिफिकली भरोसे के लायक होता है? यहाँ डॉक्टर का रोल सिर्फ बयान लिखना नहीं है, उन्हें ये सर्टिफाई करना होता है कि विक्टिम बयान देने के लिए मेंटली और फिजिकली फिट था। डिफेंस का काम इसी फिटनेस सर्टिफिकेट की परतें उधेड़ना है। क्या डॉक्टर ने बीपी, पल्स चेक किया? क्या मरीज को पेन किलर या नींद की दवाएं दी गई थी जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ सकता था? क्या मरीज गहरे सदमे में नहीं था? और देखिए, लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था, ये फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक सीरियस मेडिकल असेसमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्टर इन सवालों का ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाता तो इस डाइंग डिक्लेरेशन की विश्वसनीयता पर ही शक पैदा हो जाता है। तो ये जो सारी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं, इन्हें एक साथ क्या चीज जोड़ती है? वो है एक बुनियादी सिद्धांत। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शक पर नहीं, सबूत पर चलता है, पक्के सबूत पर। डिफेंस का काम सिर्फ कहानी को नकारना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी साइंटिफिकली कितनी खोखली है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये जलने के अलग अलग प्रकारों के बीच का फर्क साफ दिखाता है। एक्सीडेंटल बर्न का पैटर्न अलग होता है। सुसाइड में अक्सर एक जैसा जलन और पास में केरोसिन की बोतल जैसी चीजें मिलती हैं, और मर्डर में हाथापाई या बचाव के निशान मिल सकते हैं। डिफेंस ये दिखा सकता है कि क्राइम सीन के सबूत प्रोसिक्यूशन की मर्डर थियरी से मैच ही नहीं करते। ये स्लाइड एक तरह से उन सारे सवालों का निचोड़ है जो एक डिफेंस लॉयर को डॉक्टर से पूछने ही चाहिए। क्या केमिकल एनालिसिस हुआ? मरीज की दिमागी हालत कैसी थी? क्या कालिख मिली? ये सवाल सिर्फ जानकारी नहीं मांग रहे, ये प्रोसिक्यूशन के केस में मौजूद उन छेदों को उजागर कर रहे हैं। और ये है मास्टर स्ट्रोक। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने कितनी बार ये कहा है कि मेडिकल एविडेंस चाहे कितना ही मजबूत लगे, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग सबूत है, कोरोबोरेटिव एविडेंस। वो अपने आप में निर्णायक यानी कंक्लूसिव नहीं हो सकता, उसे बाकी सबूतों के साथ तौलना ही पड़ेगा। ये एक लाइन पूरा केस का नजरिया बदल सकती। तो आखिर में डिफेंस का काम सिर्फ ना कहना नहीं है, उनका काम है ये दिखाना कि प्रोसिक्यूशन की कहानी फैक्ट्स और साइंस की कसौटी पर कितनी कमजोर है। उनका असली काम है एक रीजनेबल डाउट पैदा करना, एक ऐसा शक जो तर्क और विज्ञान पर आधारित हो। तो अगली बार जब ऐसा कोई मामला सामने आए तो ये सवाल जरूर मन में रखिएगा, क्या सबूतों के इस पूरे शोर में विज्ञान की वो धीमी लेकिन सच्ची आवाज सुनी जा रही है? क्योंकि न्याय की इस तलाश में जो आवाज सबसे ऊंची होती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा सबसे सच्ची भी हो।